हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको पॉलिटी का एक टॉपिक है जो मौलिक अधिकार है। हम लोग जो आपको आर्टिकल का जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक पढ़ना है, हम लोग इसमें से अभी तक आपको 1 से लेकर के 28 तक कंप्लीट कर लिए हैं। चूंकि ये आर्टिकल जैसे मौलिक अधिकार जो है ये आपको 12 से 35 तक आता है। उसके पहले देखिएगा तो कुछ संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में था, और दूसरा था नागरिकता भाग 2 में, और भाग 3 में क्या था तो मौलिक अधिकार, जिसका क्षेत्र आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक था। इसमें से पहले 2 भाग तो पढ़ चुके हैं, लेकिन तीसरे भाग में ये आर्टिकल 12 से लेकर के 28 तक भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जो आपको आर्टिकल बाकी है, यानी फाइनली हम लोग मौलिक अधिकार इसको समाप्त करते हैं। तो एक नजर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल में। तो सबसे पहला जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भाग 1 में आता है। और भाग दो में आपको आता है नागरिकता, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और भाग 3 जो है इसमें मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार इसमें से हम लोग अभी तक वो 12 से लेके 28 तक हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल। ये आपको 1 से 4 तक है, और ये आपको 5 से लेके 11 तक आर्टिकल में आता है। यानी टोटल हम लोग आपको भाग 1, भाग 2 और आपको भाग 3 का आपको 12 से लेके 28 तक आर्टिकल हम लोग कवर कर लिए हैं, जिसमें आपको फाइनली लास्टली आपको 35 तक है। तो ये मौलिक अधिकार का जो आपको जो बच गया है, आज इसको हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। और आज हम लोग का 1 से लेकर के आपको 35 तक जो है यहाँ तक आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके आगे जो आर्टिकल है वो अगले एपिसोड में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको हम लोग मौलिक अधिकार में आपको जो 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से 4 मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें से पहला है समता या समानता का अधिकार, जिसका क्षेत्र आर्टिकल 14 से लेकर के आपको 18 तक है। दूसरा है आपको स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। फिर उसके बाद आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आपको आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां, जिसमें कहता है ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें आर्टिकल जो है 29 से लेकर 30 तक आता है। यानी 29 और 30 इसमें आता है आर्टिकल के रूप में। किसमें? तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब इस हम लोग देखेंगे आर्टिकल जो आपको 29 है, इसमें कौन सी प्रावधान को दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 29 में क्या दिया हुआ है। तो भारत के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी भाषा, क्या है, भारत के जो अल्पसंख्यक हैं, भारत के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो हैं, उनको अपनी भाषा, बस एक ही पॉइंट देखिए, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए रखने के अधिकार होगा। क्या स्पष्ट क्या बताया गया है? यदि भारत के जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। और साथ ही साथ जो है इस आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी आपको संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को ये दिया गया है, प्रावधान किया गया उन लोगों के लिए आर्टिकल 29 में, कि वो लोग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी इसका अधिकार उन लोगों को दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थान में उन लोगों को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा, कोई रोक टोक उसमें नहीं होगा, कोई आपको भेदभाव उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 29 में। एक बात और उसमें है, जैसे मान लीजिए धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब जिसमें अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं और बहुसंख्यक भी हो सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये सबके लिए है, सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, बहुसंख्यक के लिए भी दिया हुआ है। यानी हर एक वर्ग के लोग जितने हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबके लिए प्रावधान किया गया है कि सब कोई अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं।
इसको उसका अधिकार उसको दिया जाता है। तो ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 29 में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 30 में क्या किया गया है, तो भारत के अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है उसे चला सकते हैं, यानी ऑपरेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, और राज्य सरकार अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। यानी कोई भी व्यक्ति, यहाँ क्या कह रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए अधिकारी दिया गया है कि वे लोग कोई शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, और वो समझिए कि राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, और राज्य सरकार अनुदान देते समय कोई उन लोगों को भेदभाव नहीं करेगी। ऐसा प्रावधान किया गया है आर्टिकल 30 में। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो भारत में जितने सारे अल्पसंख्यक है, विशेष रूप से प्रावधान इसमें किया गया है कि अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही साथ किसी शैक्षणिक संस्थान में लोग क्या हुआ प्रवेश ले सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और आपको 30 में क्या किया गया है कि वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो है वो अपनी मनपसंद के कोई शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको चला सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, और राज्य सरकार से उस पर कोई अनुदान ले सकते हैं ताकि उसको और आगे बढ़ाया जाए। और एक चीज और है कि राज्य सरकार अनुदान देते समय उन लोगों के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं करेगी, इसका भी प्रावधान किया गया है आर्टिकल 30 में। साथ ही साथ यह है जैसे अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं जो है वो 3 प्रकार की होती है। क्या है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं जो है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है कि राज्य की आर्थिक सहायता या मान्यता लेने वाले संस्थान। यानी कह रहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं जो है 3 प्रकार की होती हैं, और वो 3 प्रकार में कौन कौन से होती हैं, तो जिसमें पहला है कि राज्य की आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान होते हैं। दूसरा है कि ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें जो होता है आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। पहला क्या था, तो राज्य की आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले, यानी ऐसी संस्थान सबसे पहले उसको आर्थिक सहायता तो मिलती है, साथ ही साथ राज्य सरकार से उसको मान्यता भी दी जाती है। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है कि ऐसे संस्थान जिसको राज्य से मान्यता तो मिलता है लेकिन उसको आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करता है, वो आर्थिक सहायता उसको नहीं मिलता है। उसी तरह से तीसरा संस्थान ऐसा संस्थान है कि जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं ग्रहण करता है। 3 प्रकार के है, और ये 3 प्रकार के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं हैं, जिसमें से इस वर्ग के लोग जो है ऐसे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करते हैं। तो इसमें से 3 वर्ग कैटेगरी किया गया है। एक वो है जिसमें आर्थिक सहायता प्लस मान्यता दोनों मिलता है, लेकिन दूसरा क्या है कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिसका समझिए कि मान्यता तो मिलता है लेकिन आर्थिक सहायता नहीं मिलता है। लेकिन तीसरा वो है जिसमें ऐसी संस्थान है जिसमें आपको राज्य सरकार से ना ही तो मान्यता मिलती है और ना ही तो उसमें क्या है कि आपको उसको कोई आर्थिक सहायता मिलती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में आपको ये मात्र 2 ही आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तब आप इसमें बस देख लीजिए 29 में क्या दिया और 30 में क्या दिया गया है। तो इसमें व्यक्तिगत रूप से बताया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं और इसी आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पा सकते हैं। और 30 में क्या है, तब कोई नागरिकों को अपने मनपसंद शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, साथ ही साथ सरकार से कोई अनुदान ले सकते हैं। अनुदान देते समय सरकार उन लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। तो आइए इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। 6ठा मौलिक अधिकार है और ये लास्ट मौलिक अधिकार का आपका है, ये जो कुछ संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो आर्टिकल आपको 32 के अंतर्गत ही आता है। इसके बारे में कुछ आपको बता दें, यानी आर्टिकल 32 में जो आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको संविधान का आत्मा कह के उसको पुकारा है। यानी हम लोग जानते हैं कि संविधान का जो आत्मा है, जो संविधान की जिसको आत्मा कहा जाता है, उसके प्रियम्बल को कहा जाता है, प्रस्तावना कहिए या उद्देशिका को कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आपको संविधान का आत्मा कहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है
कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस प्रावधान को संविधान का आत्मा कहा गया है, तो किसको कहा गया, तो आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार। नहीं तो और नाम नहीं पूछता है, फिर अब पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वहाँ कोई होगा प्रस्तावना। तो यहाँ पे हम देखेंगे यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जो आर्टिकल 32 है, इसमें क्या चीज का प्रावधान किया गया है, इसको थोड़ा बारीकी से आप लोग देखिएगा कि क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समझिएगा आपका ये आर्टिकल है। और कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे ही इसको संविधान की आत्मा नहीं कहा है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। जितना हम लोग मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का टोटल और संरक्षण की जहाँ तक बात है, वो कहीं ना कहीं इसी से जाहिर होता है, यानी इसी के द्वारा सुरक्षा होता है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सा चीज है। तो सबसे पहला क्या है, यानी आर्टिकल 32 में क्या कह रहा है, भारत के नागरिकों के, कौन, तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। यानी हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय करता है। तो उच्चतम न्यायालय क्या करता है, यानी भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा जो है उसकी सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। जिसमें से पहला क्या है, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण को, जिसको हैवियस कॉर्पस कहा जाता है। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण लेख, और पांचवा क्या है, अधिकार परीक्षा लेख। ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है कौन, तो उच्चतम न्यायालय, जब किसी की आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है तब। इसको ऐसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यानी क्या होता है, यानी आपको क्या करता है कि उच्चतम न्यायालय जो है 5 प्रकार के रीट जारी करता है। वो कब, जब किसी व्यक्ति का आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सबसे पहला क्या है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अब इसमें क्या होता है इसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहला क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण में, कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो, तो वह व्यक्ति जो होता है इस प्रावधान के तहत, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो है वो न्यायालय में अपील कर सकता है। और फिर न्यायालय जो है गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को ये आदेश देता है कि आपको उस कैदी को सशरीर उक्त स्थान पे या उक्त समय पर उसको लेकर हाजिर हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को, किसी कैदी को आपको समझिए अरेस्ट करता है और कहीं ना कहीं अपने अवैध रूप से कहा जा सकता है कि अपने ही पास उसको रखता है, गिरफ्तार करके रखता है, मजिस्ट्रेट के सामने उसको नहीं लेके जाता है। क्योंकि इसका नियम है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति जो है इस प्रावधान के तहत आपको न्यायालय में गुहार लगा सकता है। और उस स्थिति में चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, वो क्या कर सकता है, तो एक आदेश जारी कर सकता है किसके पास, तो जो अधिकारी उसको अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, कि आप समझिए उस कैदी को सशरीर लेकर के सही समय पर, यानी जब वो स्थान फिक्स करेगा वहां पे उसको लेके पहुंचे, ताकि वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने जब जाए तो ये वहां देखा जाए कि वास्तव में कैदी गलती किया है नहीं किया है। उसको समझिए कोई ना कोई आपको दंड दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। इसका समझिए कि कहीं ना कहीं आपको निराकरण करने के लिए आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। अगर ये नहीं रहता तो मान ली किसी व्यक्ति को और आपको गिरफ्तार करके हमेशा के लिए और उसी पे जेल में ही डाल दिया जाए, तो देखिए कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का आपको मौलिक अधिकार का हनन कहीं ना यहाँ होगा। तो उसी मौलिक अधिकार के हनन को रोकने के लिए आपको बनाया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा रहा है, तो वो आपको कैदी जो है वो आपको न्यायालय में गुहार लगा सकता है। और उस स्थिति में न्यायालय जो है, जो अधिकारी उसको गिरफ्तार करके ले गया है, उस पे आदेश जारी कर सकता है कि आप उस कैदी को लेकर के हमारे सामने पहुंचिए, ताकि मैं वहां पे देखूं कि वास्तव में गलती किया है कि नहीं किया है। दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब ये होता है कि जो अधिकारी अपना कर्तव्य सही से नहीं निभाता है, यानी जो उसको काम मिला है वो सही से नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति के पास आज्ञा पत्र आता है कि वो सही से काम करे, यानी जो उसको काम दिया गया उसको सही से करे। अगर वो काम उसको सही से नहीं करता है या उस आज्ञा पत्र का पालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में उस पर कानूनी कार्रवाई होती है।
और कहीं ना कहीं समझिए कि उसकी यहाँ आपको नौकरी तक भी जा सकती है। तो ये चीज़ आपको प्रावधान किया गया है किसी अधिकारी को लेकर के, जिसमें क्या है ये परमादेश। एक बार और इसको देखिए, परमादेश में क्या है कि इसमें किसी कोई अधिकारी है जो अपना जिसको उसको काम मिला हुआ है, जिसके लिए उसको जॉब लगा है, वो काम को सही तरह से नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति के पास, उस अधिकारी के पास आज्ञा पत्र जारी होता है ताकि वो सही से काम करे और समय पे काम करे। अगर उसके बावजूद भी समझिए कि उसका रिस्पेक्ट नहीं करता है, समझिए कि उस आज्ञा पत्र की अवहेलना अगर कर देता है, तो उस स्थिति में उस पर क्या होता है कि उस अधिकारी पे आपको कानूनी कार्रवाई होती है। नेक्स्ट है आपको प्रतिषेध लेख। तो प्रतिषेध लेख में यह होता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक कारणों को उसके अधिकार क्षेत्रों के उल्लंघन से रोकता है। जैसे मान लीजिए निम्न नीचे वाला कोई न्यायालय है, अगर कोई उसके पास केस है लेकिन कहीं ना कहीं उस अधिकार क्षेत्र से बाहर है और अधिकार क्षेत्र बाहर से होने के बावजूद भी उस केस का वो डीलिंग करता है, तो उस स्थिति में हाई कोर्ट या अर्थात मतलब कहने का मतलब ये है वो केस हाई कोर्ट या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का केस है, लेकिन उसका ऑपरेट कौन करना शुरू कर देता है निम्न न्यायालय। तो उस स्थिति में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है निम्न न्यायालय को कि आपके पास जो केस है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए आपको उसको आगे बढ़ाइए। तो कहीं ना कहीं जो उल्लंघन का जो करता है लोग, यानी उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अधिकार क्षेत्र का जो उल्लंघन करता है, उसको रोकने का कहीं ना कहीं प्रावधान बताया गया आपको प्रतिषेध लेख में। एक बार और सुन लीजिए, यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय के द्वारा जो निम्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम है और तभी वो काम कर रहा है, तो उस पर रोक लगाने का काम क्या करता है आपको सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। ठीक है, उसके बाद है उत्प्रेषण और लेख। उत्प्रेषण और लेख का मतलब यहाँ ये होता है कि उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को निर्देश देता है कि अपने पास जो लंबित मुकदमे पड़े हुए हैं उसको आप आगे अपने से ऊपर जो न्यायालय है वहां तक आप उसको पहुंचाइए, ताकि उसको समय से आपको कहीं ना कहीं उस मुकदमा का सुनवाई हो सके। ठीक है, क्या हो रहा है, उच्चतम न्यायालय या निम्न न्यायालय को उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालय को ये निर्देश देता है कि आपके पास जो केस पड़े हुए हैं, मुकदमा पड़ा हुआ है जो लंबित कितने दिनों से पड़ा हुआ है, उसका सही समय पे उसका मुकदमा उसको देखा जा सके, उसको कार्रवाई हो सके, उसके लिए आपके ऊपर जो मुकदमा है वहां तक उसको पहुंचाइए। ये आपको आदेश जो आता है उत्प्रेषण लेख के द्वारा आता है। और लास्ट जो है आपको अधिकार परीक्षा लेख। तो इसके द्वारा क्या होता है कि किसी पद पर आसीन जो अवैध रूप से कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश जारी कर प्रश्न पूछता है कि वो किस अधिकार से वो कार्य कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से कोई ऐसा पद पे बैठा हुआ है और कार्य कर रहा है, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश जारी कर उससे प्रश्न पूछता है कि आप किस अधिकार से उस पर आप काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर समझिए कि इससे क्वेश्चन जब पूछा जाता है और वो संतोषजनक समझिए कि जवाब उसके द्वारा नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। और एक तो समझिए कि आपको जो मतलब कानूनी प्रक्रिया के द्वारा दंड जो होता है उसको वहाँ पर उसको दी जाती है। तो ये चीज़ जो आपको 5 जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा लेख जो है, ये 5 को आप लोग बहुत बढ़िया से इसको नोट बना करके आप इसको जरूर याद कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन में जो है ये 5 जो आपका रीट जो है, ये 5 रीट जो है, जैसे ये आपको 5 जो है इसके बारे में डायरेक्टली पूछ देता है, पूछ देगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो 5 प्रकार रीट जारी किया जाता है, इसमें से कौन कौन मतलब इसमें कौन कौन है, या पूछ देगा इसमें से कौन नहीं है, और 4 इसमें से दे देगा। तो अगर ये 5 याद रहेगा तब तो कौन नहीं है उसको छांटा जा सकता है। तो उस स्थिति में क्या है कि आप इसको हमेशा ये कम से कम ये नाम जो है इसको याद रखेंगे। ये आपको उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो 5 रीट जारी किया जाता है वो कौन कौन सा है और किसके द्वारा क्या किया गया है, उसको और आप देख लेते हैं तो हमेशा के लिए बहुत अच्छे से ये समझ एक आपका एक पकड़ बन जाएगा इस पे कि इसमें अगर पूरा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं झलकता है
कि आपको मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। और यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आपको संविधान का आत्मा इसको कहा गया है। किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी में ये सब इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।